अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान पलवशा सईद। ख्वाब से ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार इकरा लतीफ़ चौधरी मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए पोस्टल ग्रुप में एलोकेशन हासिल की है। आइए इकरा से उनके कामयाबी के इस सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम पलवशा। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह CSS के एग्ज़ाम को पास किया और आपकी एलोकेशन भी हुई पोस्टर में। तो क्या रिएक्शन था आपका अपना और आपकी फैमिली का? Alhamdulillah, I'm grateful. थोड़ी सी mixed feeling थी because my preference was the foreign service of Pakistan, but nonetheless I was grateful that I made it in first attempt and obviously parents बहुत खुश थे. It was my father's dream कि मैं civil services का एग्ज़ाम दूँ और he was very happy to hear the news. So Alhamdulillah. तो इकरा, जैसे अभी आपसे डिस्कशन हुई, आपने बताया आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मेडिकल का है, आपने MBBS किया और अभी स्पेशलाइजेशन भी आप अपनी कर रही हैं। तो CSS का ख्याल आपको क्यों आया? लाइक फादर की तरफ से प्रेशर था कि नहीं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी देना है, या आप खुद भी चाहती थी? Obviously that was an added factor कि मेरे फादर की ख्वाहिश थी, so but the decision was also mine. I was the person who took the decision that okay, it's the time. All the graduates, especially medical graduates, would agree with me कि after your graduation or house job का period, in our case there is a lot of period of uncertainty. जब आपके पास बहुत सारी opportunities भी हैं लेकिन बहुत सारी uncertainties भी हैं, फिर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हो. आई हैड एन ऑप्शन कि मैं आई कैन मूव अब्रॉड, प्लैब दे दूँ, पाकिस्तान में क्या एक्सप्लोर करूँ. CSS वाज एन ऑप्शन, फर्दर स्पेशलाइजेशन वाज एन ऑप्शन. कुछ सिस्टम से फ्रस्ट्रेशंस थी. हाउस जॉब के बाद आप एक दफ़ा रियलिटी में ग्राउंड हो जाते हो, तो फिर आपको हेल्थ केयर सिस्टम आपको टू सम एक्सटेंट फ्रस्ट्रेट करता है, वो सब. और फादर की भी एक ख्वाहिश थी, तो इन सब फैक्टर्स दे एडेड इनटू मेकिंग अ डिसीजन दैट व्हाई नॉट, लेट्स टेक द चांस, लेट्स गो फॉर इट एंड सी व्हाट हैपेंस. अच्छा इकरा, आप माशाल्लाह से डॉक्टर हैं और जैसे अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी, बड़ी आपकी हाउस जॉब में भी हेक्टिक रूटीन रही है और ज़ाहिर है डॉक्टर बनना और एक MBBS की डिग्री कंप्लीट करना भी एक बहुत मुश्किल एक वो भी मरहला है. तो वो सारा मरहला तय करने के बाद फाइनली आपने उस फील्ड को ज्वाइन कर लिया, तो उसको क्यों छोड़ दिया और सिविल सर्विस की तरफ क्यों आ गए? I believe there is a lot of good work that you can do anywhere, be it any profession. You don't need to be a civil servant for that. But उसमें कुछ aspects add हो जाते हैं. I am already doing the public service at the grassroots level. I am working as a plastic surgeon in a tertiary care hospital. But there are limitations to that. Sometimes you believe that maybe you can make a greater impact by being in the decision making process. So I think for all other people who are also making the career shift and thing, they want to be the part of the decision making where they can make changes into the system, and so that a system can deliver better. इकरा, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए. Okay, we are the family of 5 and I am the eldest sister. My father is a teacher by profession. He is working as a principal in Punjab Education Department. My mother also used to teach. Currently she is a housewife, and I have 2 younger brothers. Both of them are studying. One is doing his bachelor's from National Defence University, another is pursuing his ACCA. माशाल्लाह. तो इकरा, आप घर में सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उस पर थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा होता है और फिर उस प्रेशर की वजह से या बाकी घर वालों की वजह से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें थोड़ी ज़्यादा आ जाती है. और आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ऐसे पता लग रहा है कि आप पढ़ाई में भी बचपन से अच्छी रही होंगी. तो आपने प्रेशर लिया घर वालों का और बाकी सबका बहुत ज़्यादा, या खुद ही आराम से सारे काम करती गई कि मतलब मैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं सब कर सकती हूँ? ऑब्वियसली मतलब जब आप एल्डेस्ट होते हो एंड स्पेशली बीइंग डॉटर, everyone confides in you, तो आप naturally चाहते हो to live up to their expectations. But I am the kind of the person जिसमें दोनों चीज़ें added हैं. I really want to live up to the expectations of my parent. At the same time, it also goes from them. I want to, I always dig deep inside कि what I really want. तो फिर दोनों का जो अमलगम है, दोनों का बैलेंस है, उस पर जाके दोनों के बैलेंस से बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं. अच्छा इकरा, अब आपकी CSS की जर्नी की तरफ आते हैं. तो जब आपने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने CSS देना है और आपने पहली अटेम्प्ट में उसको माशाल्लाह कर भी लिया, तो टोटल कितना ड्यूरेशन था आपकी तैयारी का जो आपने CSS को दिया और स्टार्ट कैसे लिया? अच्छा, एज ए सेट कि एक हाउस जॉब के पीरियड के बाद डिसीजंस में एक डिसीजन था कि लेट्स डू इट, लेट्स टेक अ चांस. तो मैंने
I would not recommend it, but in my case, I was able to just give a very short period of time. I started my journey on 28th February. 20th February को हमारा MPT था, that got cleared. So on 28th February, I sat down and सारा टाइम टेबल बनाया, how much time I have to read, and 12th May was my first exam. So that makes a total of 2.5 months of my journey. Before that, I was doing a full-time job as a medical officer. That was a 12 hours job, तो possible नहीं था. So during those 2 months, I took a break. I sat down. I completely focused on my preparation and तो माशाल्लाह 2.5 मंथ में आपने जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है जी. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कि मैं जानना चाहूँगी कि मतलब इतना शॉर्ट टाइम पीरियड था आपके पास, तो स्टार्ट कैसे लिया? लाइक रिकमेंडेड बुक्स थी जो भी एफपीएससी की, उनसे आपने स्टार्ट लिया, फिर अपने ऑप्शनल्स जो सेलेक्ट किए उनको किन बेसिस पे किया आपने? क्योंकि आपके जो ऑप्शनल्स हैं वो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे काफ़ी डिफरेंट है. बिल्कुल. There is a quote that goes like that: if you want to cut the tree, so you must spend the most of your time sharpening the axe. तो मेरी प्रिपरेशन में भी ज़्यादा टाइम was in the pre-calculations that I did. मैंने अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन 2 बेसिस पे की थी. नंबर 1 ये कि the subjects that got my interest. Second, फिर जब मैंने shortlist कर दिया कि these are the subjects that interest me and I have a potential in them, the subjects जिनका जो depth थी, like in every subject आपके पास एक breadth है और depth है. So the subjects जिनकी breadth कम थी, because I had less time, तो मुझे उसमें manage करना था. So my interest and थोड़े से शॉर्ट सब्जेक्ट्स को मैंने चूज़ किया था फॉर अ स्मार्ट डिसीजन. ठीक है, लेकिन आपने उनमें सब में माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर लिया हुआ है. तो अब आपके कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगी. जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपका 78 स्कोर है, आपने बहुत अच्छा स्कोर लिया, और इस्लामियात में आपका 74 स्कोर है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर है. जबकि ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं इनको मोस्टली एस्पायरेंट्स जो हैं वो बहुत टाइम भी देते हैं, बहुत नोट्स वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन मार्क्स उतने नहीं ले पाते. तो आपकी पहले जनरल साइंस एंड एबिलिटी का बता दें कि उस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया. जनरल साइंस एबिलिटी में मुझे ये एज था कि आई एम द पर्सन विद द साइंस बैकग्राउंड्स, तो आई डिडंट हैव टू एलोकेट मच टाइम टू दिस. लाइक आई वुड हैव हार्डली हैव टू गिव लाइक 5 days, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो कि बार बार रिन्यू होते रहते थे. हाँ, कुछ फिज़िक्स से रिलेटेड, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट्स थे जो कि 21st सेंचुरी में या इस लास्ट कुछ ईयर्स में ऐड हुए हैं. उसके लिए आई विजिटेड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, एंड कुछ टॉपिक्स को रिफ़्रेश करने के लिए आई यूज़ द बुक ऑफ मियाँ शफीक. अदरवाइज आई रिलाइड मोस्टली ऑन माई प्रीवियस नॉलेज. तो हो गया आराम से. एंड फॉर इस्लामियात ऑल्सो द we had like being Muslims हमारा बहुत exposure होता है, बहुत सारे concepts clear होते हैं. हाँ, I had to spend some time. One of the wise decisions I think while choosing Islamiyat that I took it in English. That I think helped me a lot in scoring more, because we are thinking most of the time in English, we are writing most of the time in English, so you can score better while you are writing in English also. And then obviously the online resources, the articles and some debates that help, reading those debates also helped me to score good marks. ठीक है. इस्लामियात के पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं कुछ जानना चाहूँगी इकरा, कि आपने क्या किया था, लाइक क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर किया था, प्रेजेंटेशन कैसी थी, जैसे आयात और हदीस कहा जाते हैं कि आपने हर पैराग्राफ में या हर जो भी आप दे रहे हैं उसमें रेफरेंस के तौर पे कोट करते रहें किसी आयत को, किसी हदीस को, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, और इस्लामियात की पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? I think that is really important because इस्लामियात रिवॉल्व्स अराउंड कुरान एंड हदीस. सो अगर आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहेंगे तो देयर वुड बी लेस वर्थ ऑफ योर आंसर. यू हैव टू गिव इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स एंड विद ऑल्सो हदीस एंड विद आयाज. सो on an average in every question I used to write 5 to 6 references in the form of ayah or in the form of hadith. बाकी एक क्वेश्चन को मैं इस तरह स्ट्रक्चर करती थी कि whatever the examiner is asking, so the whole gist of what I am going to answer, I would start it with in the first paragraph, ठीक है, the gist of it, and then break down all those in different headings, and then the conclusion of that supported by ayahs and hadiths. ठीक है. तो ये इस चीज़ से लग रहा है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी थी, लाइक आप उस अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी तो आपको आइडिया था उसका. तो राइटिंग प्रैक्टिस के हवाले से बताएं.
टाइम बहुत कम था, कैसे कर लिया? This is not at all recommended, but I did no written practice. ठीक है। I took no mocks, no written practice because time नहीं था वो करने का. Either I could go through the subjects or I could write or practice. So I had to make a compromise and I didn't do the written practice. ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस नहीं थी और पहली दफ़ा जो आप एग्ज़ाम में जाके बैठी हैं वहीं पे आप लिख रही हैं, तो फिर टाइम कैसे मैनेज किया? ऐसे was the पहला पेपर हमारा ऐसे का होता है, तो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम मैनेजमेंट का मसला जो है वो ऐसे के पेपर में आया था. सो बट अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया. तो ऐसे और प्रेसी का पेपर देने के बाद घर जाके आई सैट एंड मैंने अपनी गलतियां ढूंढी कि मैंने क्या सोचने में ज़्यादा टाइम लगाया, मैं कहाँ पे रुक रही थी, क्या है, और उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ पे रिटन पेपर में जो है आगे आने वाले पेपर्स में जो है उस पर काम किया. ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है इन द थिंग्स. ठीक है. अच्छा, टाइम मैनेज के साथ मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी पूछूंगी, क्योंकि एक तो टाइम भी आपके पास कम था और फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी इतनी नहीं हो पा रही थी और ऑब्वियसली आप इतने नोट्स भी नहीं बना पाई होंगी, तो आप बस जो है वो सब्जेक्ट को और सिलेबस को गो थ्रू कर रही होंगी. तो इस टाइम पीरियड में जो एक बहुत आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और आप बहुत स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया? I would say being a doctor helped me that we are working 24/7 in emergency. The adrenaline rush of the paper was less than those working in the emergency hours. So I think my profession helped me in managing all the stress and all the adrenaline rush. ठीक है, इसीलिए मेरे ख्याल में डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई कर लेते हैं CSS, क्योंकि उनको प्रेशर लेने की आदत होती है. ठीक है. अच्छा, अब आपके ऑप्शंस की तरफ आते हैं. IR, US हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, सब सब्जेक्ट्स में आपने अच्छा स्कोर लिया हुआ है. साइकोलॉजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, तो आपने साइकोलॉजी को क्यों ऑप्ट किया? वन ऑफ द रीज़न साइकोलॉजी वॉज कि मेरे ऑप्शनल्स में से सिर्फ एक यही सब्जेक्ट है दैट इज़ क्लोज टू माई डिग्री MBBS. और ऑल्सो लाइक आपका मेरा इंटरेस्ट था, यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट सराउंडिंग्स, आप चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो आई थिंक साइकोलॉजी हेल्प्स यू एनालाइज योर सेल्फ बेटर एंड ऑल्सो एनालाइज अदर बेटर. एंड ऑल्सो ये दैट देयर वाज ऑल्सो इन माई माइंड कि मे बी इट वुड हेल्प मी इन माई इंटरव्यू ड्यूरिंग माई साइकोलॉजिकल असेसमेंट. सो द इंटरेस्ट and it was deemed as a good subject with less depth and more interest, and also कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हेल्प करेगा. दैट्स व्हाट. ठीक है. अच्छा, जो आपके ऑप्शंस हैं, मैं चाहूँगी कि कोई ऑनलाइन सोर्स से कोई रिकमेंडेड बुक्स जिनको आपने कंसल्ट किया, जहाँ से अपनी तैयारी की, अगर वो आप शेयर करना चाहें. IR के हवाले से भी, US हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस भी, और क्रिमिनोलॉजी के हवाले से कोई केस स्टडीज़ जो आपने पढ़ी हों, जिन पे रिसर्च की हो, वो प्लीज़ शेयर करें. माई जर्नल स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट वॉज, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डीप डाइव करूँ इन बुक्स. So I would watch a lot and lots of videos of the qualifiers and titled how to score 80+ marks in this subject, and whatever they would be recommended, whatever topic they would be recommended from some particular book. So I will just consult that book for that particular topic. Otherwise I would be reading a lot of articles. Articles पढ़ने का आपको ये फ़ायदा होता है कि वो short length होते हैं, कंसाइज होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ब्रीफ होते हैं. और जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लेते हो तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं. एक बुक, एक ऑथर का एक ही व्यू पॉइंट होगा. सो आई रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, अ लॉट ऑफ ऑनलाइन डिस्कशंस, अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जिनमें डिस्कशंस हो रही होती थी. दैट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म यू योर क्रिटिकल ओपिनियन, योर क्रिटिकल एनालिसिस. एंड also the books recommended by the qualifiers, like in my high scoring subjects of Islamiyat, मैंने हाफिज़ करीम दाद चुगताई की किताब को पढ़ा, मैंने इस्लाम एंड मॉडर्निज्म, मुफ्ती तकी उस्मानी, but again selected studies for the topics I wanted and some articles. That was it. ठीक है. अब आते हैं आपके इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ. तो पहले हम आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं. मेडिकल का बैकग्राउंड भी था, साइकोलॉजी भी आपने पढ़ रखी थी, फिर उसको ऑप्ट भी किया, तो काफ़ी चीज़ों का आपको आइडिया होगा. तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट का? इट वाज गुड. आई थिंक आई एन्जॉयड द पार्ट जहाँ पे आप 1-to-1 इंटरेक्ट करते हो विद द साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको अगेन इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करते हैं. क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ नो वेयर एंड यू हैव टू जस्ट आंसर. सो आई थिंक दैट हेल्प्स यू.
Baki, obviously there were a lot of group activities, so you get to know your few weaknesses, you get to know of your strengths. Apart from the result, everything during the process आपको खुद अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, which I think is the most positive aspect of the psychological assessment. और जो आपका मेन इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? If I just go back and analyze my journey, so I think I messed up a bit in psychological and interview because obviously I was working full time. My psychological se pehle I was on a 30 hours call and then I had to go next day and take psychological. Same went for the interview. I was on 30 hours call and the next day I had an interview. So I wasn't well prepared about few current issues. So I think that maybe if I would have spent more time on that, I could have scored better in the interview. But overall, it was a very nice experience. The panel was very accommodating. They were very encouraging, very helping, giving you hints to think further about the topic, and it went well overall. ठीक है, अब नोआ से आपके जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने जैसे बताया कि आपने इंटरव्यू का मॉक जो है वो नोआ में दिया था, तो जो आपकी नोआ से लर्निंग थी या जो नोआ में आपने इंटरव्यू का मॉक दिया, उसने आपको कितना हेल्प किया आपका जो FPSC का फाइनल इंटरव्यू था उसमें? जो पैनल नोआ में था, आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर द बिकॉज they gave me very valuable insights about my body language, how to conduct myself in the interview, and I think that makes the half of the process of your interview. And also a lot of guidance that I got from our psychologist Sir Ali for the psychological, that was very valuable. And most of the things, yes, they were replicated in the interview, so I would suggest everyone to go more and more through that process to get better results. ठीक है, मैं चाहूँगी कि एंड पे जो भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहें या ओवरऑल कोई टिप्स देना चाहें प्रिपरेशन के हवाले से, तो प्लीज़ दे दें. My message for everyone is just to be very clear in their goals, what they are doing, why they are doing, and then also make the plan. Once you are clear about your why and why you are doing it, then just make a very clear plan that how you want to do it. And just stick to your plan, because not everything works for everyone. What worked for me might not work for you. What worked for you might not work for anyone else. So make your own strategy, make your own plans, analyze your own circumstances, अपनी weaknesses, अपनी strengths पे काम करें, and inshallah you will ace it. Thank you very much इकरा, बहुत शुक्रिया. जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर इकरा लतीफ़ चौधरी, जिन्होंने CSS 2022 में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए पोस्टल ग्रुप में एलोकेशन हासिल की है. Stay tuned for more success stories. Allah Hafiz.